अस्सलामुअलैकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से और अच्छी सेहत के साथ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलेटिक लीनिएज। बहुत अहम टॉपिक है ये। अगर चैप्टर फर्स्ट के अहम क्वेश्चंस की मैं लिस्ट बनाऊं तो सबसे टॉप पे फाइलेटिक लीनिएज का रखूं, और समझने वाला भी है। आपकी तवज्जो इसमें ज़रूर चाहूँगा। सबसे पहले फाइलेटिक लीनिएज के लफ्ज़ी मतलब को समझते हैं। फाइलेटिक का मतलब है ट्राइब, कबीला। लाइन, लाइन का मतलब है रास्ता। एज का मतलब है वक़्त। इसका लफ्ज़ी मतलब ये बनेगा कि वक्त के साथ साथ एक कबीला कैसे बना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। मैं आपको ना कुछ इधर लिख के बताऊंगा। यानी वक्त के साथ साथ एक कबीला कैसे बना। सपोज करें कि ये एक कबीला था जिसका नाम था ए। जब वक्त गुजरा तो इस कबीले की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसमें इजाफा हुआ। और वो जो पॉपुलेशन है वो इससे फिर कहीं दूर जाके इसने रहना शुरू कर दिया। इस ए जो पॉपुलर ए वाला जो कबीला था, जो ट्राइब था, जो फाइलेटिक था, इसने इसकी आबादी में इजाफा हुआ तो इसकी कुछ पॉपुलेशन जो थी, बी जो थी, उसने इससे कहीं दूर जाके रहना शुरू कर दिया। इधर एक और कबीला बन गया। यानी ए से एक बी वाला कबीला भी बन गया। इसके अलावा इसकी कुछ और पॉपुलेशन भी थी जिसने इससे कहीं और दूर, जो कि बी से भी कहीं और दूर जाकर रह रही है, और उस कबीले का नाम है सी। हम ये पढ़ रहे हैं लफ्सी मतलब मैंने क्या बताया अभी, कि वक्त के साथ साथ एक कबीला कैसे बना। तो इसको समझते हैं कि जैसे ए था, इससे देखो बी बन गया वक्त के साथ साथ, उसके बाद सी बन गया। अब ये जो बी था, ये इसकी आबादी में भी इजाफा हुआ। तो इसकी जो पॉपुलेशन थी उसने भी, कुछ पॉपुलेशन ने इससे दूर जाकर रहना शुरू कर दिया, और उसका नाम हमने रखा सी। इसकी कुछ और पॉपुलेशन थी जिसने इससे दूर जाके रहना शुरू कर दिया, और उसका नाम रखा हमने डी। एक कबीले से हमारे पास 5 कबीले बन गए। सेम ऐसे ही ये जो सी था जो कहीं दूर गया था, इसने भी ऐसे किया, इसकी आबादी में भी इजाफा हुआ। इसके भी जो कुछ पॉपुलेशन थी जिसका नाम था ई, इसने इससे कहीं दूर जाके रहना शुरू कर दिया। अब फाइलेटिक लीनियज का मतलब क्या है कि वक्त के साथ साथ एक कबीला कैसे बना। तो आपके सामने है कि वाकई ही वक्त के साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ जो कबीले हैं वो बनते जा रहे हैं। अगर हम अपनी ज़मीन को देखें तो हमारी ज़मीन के ऊपर भी ऐसे ही मुख्तलिफ जो कबीले हैं ऐसे बने थे। लेकिन इधर कबीले से मुराद है ऑर्गेनिज्म। यानी कि वक्त के साथ साथ एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म जो थे वो कैसे बने और किधर जाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया, अभी समझ आ जाती है आपको। उसके बाद ये जो सी है, सेम ऐसे ही इसकी पॉपुलेशन में भी इजाफा हुआ। और इसके भी कुछ जो मेंबर थे, जो स्पीशीज जो थी, स्पीशीज के जो मेंबर थे, पॉपुलेशन थी, इसने इससे दूर जाकर रहना शुरू कर दिया। इधर क्या था, वो था जी। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत कर गया हूँ, चलें समझ लेना आपने। अब इसको मैं सी 2 दफ़ा लिख गया हूँ। ओके। अब ये जो जी है, उसके बाद इससे क्या बना, एच बना। चलें बस काफ़ी है मेरे ख्याल में। अब इसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक हो गया। यानी एक कबीले से देखिए काफ़ी ज़्यादा जो थे वो कबीले बन गए, वक्त के साथ साथ काफ़ी कबीले बन गए। अब अगर हमसे कोई पूछे कि ये जो जी है, ये जो जी वाला कबीला है, इसकी फाइलेटिक लीनिएज क्या है, यानी इसका एवोल्यूशन का जो रास्ता है वो कौन सा है। फाइलेटिक लीनिएज का मतलब यह है कि वक्त के साथ साथ एक कबीले की एवोल्यूशन कैसे हुई, यानी उस ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन कैसे हुई। तो कोई पूछे कि हमसे ये जो जी है इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, इसका फाइलेटिक लीनिएज क्या है, यानी कि इससे पहले कौन था, इससे पहले कौन था, इससे पहले कौन था, ये हमें बताएं। तो हम, अगर हमारे पास ये फाइलेटिक लीनिएज हो, इसकी सारी तरतीब हो, तो हम कह सकते हैं ये जो जी है ये किससे निकला है, किससे बना है, ये सी से बना है। उसके बाद ये जो सी है ये किससे बना है, बी से बना है। और ये जो बी है ये किससे बना है, ए से बना है। ओके। यानी अगर हमसे कोई जी की फाइलेटिक लीनिएज पूछे तो हम कह सकते हैं कि ए से बी बना, बी से सी बना, और सी से फिर आगे जी बना। तो इसे हम इस तरह यूं हम इसको समझ सकते हैं। ओके, दोबारा अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। फाइलेटिक लीनिएज का मतलब है कि वक्त के साथ साथ एक कबीला कैसे बना। आपने भी देखा कि वाकई ही जो एक से दूसरा कबीला, उससे दूसरा कबीला, उससे दूसरा कबीला, ये हमें हमारे पास जो है वो बनता जा रहा था, इसको हमने भी देखा। सबसे पहले अब हम इसकी डिफाइन को समझते हैं।
फाइलेटिक लीनिएज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। इसकी जो डिफाइन है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपने इसके जो है वो 3 स्टेप बना लेने हैं, यानी कि इसको आप 3 पोर्शन में डिवाइड कर लें, फिर आपको समझ आ जाएगी। पहला है फाइलेटिक लीनिएज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। जो फाइलेटिक लीनिएज है ये किसी भी स्पीशीज की जो है वो अनब्रोकन सीरीज है, यानी कि इसमें आपने फाइलेटिक लीनिएज, आप किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है अगर उसकी फाइलेटिक लीनिएज आपने मालूम करनी है, उसकी एवोल्यूशन का रास्ता आपने मालूम करना है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो कबीला है कैसे बना, तो इसके लिए एक शर्त है कि आपकी वो जो फाइलेटिक लीनिएज है, वो जो सीरीज है वो अनब्रोकन हो। जैसे इसमें आप देखें, अगर हमारे पास जी से पहले जो सी है ये मिस हो, सी नहीं होगा अगर हमारे पास, तो अनब्रोकन सीरीज होगी। हमारे पास सी नहीं है तो हम अब इस जी की फाइलेटिक लीनिएज मालूम नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है जैसे किसी के पेरेंट्स का पता ना हो तो उसके ग्रैंडफादर का भी पता नहीं चलेगा। तो सेम ऐसे ही अगर अ फाइलेटिक लीनिएज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, इसके लिए पहली शर्त यह है कि आपको जो है वो उसकी जो सीरीज है वो अनब्रोकन होनी चाहिए। इसकी जो डिफाइन है ना, ये फाइलेटिक लीनिएज वाला जो टॉपिक है इसके पैरा नंबर 3 की लाइन नंबर 3 पे है, तो आपने इसी सीक्वेंस से इस टॉपिक को अरेंज करना है। ये लॉन्ग आएगा तो आपने ऐसे ही लिखना है। तो इसकी जो डिफाइन है वो क्या है, अ फाइलेटिक लीनिएज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। ये जो सीरीज ऑफ स्पीशीज हमारे पास बनी थी अभी ए बी सी जी, ये अनब्रोकन होगी तो ही हम किसी की फाइलेटिक लीनिएज मालूम कर सकते हैं। अगर ये दरमियान में मिस है तो उसकी हम फाइलेटिक लीनिएज, उसका शजरा नसब, इसे शजरा नसब भी कहते हैं, उसकी जो खानदानी पूरी हिस्ट्री है कि उससे बाद में कौन इवाल्व हुआ, उससे बाद में कौन से इवाल्व हुआ। जैसे अगर किसी भी इंसान का देखा जाए तो उसके जो फादर हैं, उसके बाद उसके ग्रैंडफादर हैं, उसके बाद उस ग्रैंडफादर के जो फादर हैं, उसके जो आगे ग्रैंडफादर हैं, तो इस तरह। लेकिन अगर किसी के एक का भी हमारे पास जो है वो जो स्पीशीज जो है वो स्पीशीज के किसी भी पिछला जो उसके इंसेस्टर हैं, अगर उसका हमें पता नहीं होगा, आबाऊ जदाद का पता नहीं होगा, हम उसका फाइलेटिक लीनिएज मालूम नहीं कर सकते। तो पहली डिफाइन का जो पहला पार्ट था फाइलेटिक लीनिएज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। दूसरा क्या है, उसी पे आ जाए, अरेंज इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट। इसको आपने अरेंज कैसे करना है, आपने इसको अरेंज ऐसे करना है, ये जो फाइलेटिक लीनिएज आपने बनाई है, जो एक सीरीज ऑफ स्पीशीज बनाई है, पहली को आप साथ रखना है आपने। ये जो सीरीज ऑफ स्पीशीज आपने बनाई है, इसको आपने अरेंज ऐसे करना है कि एंसेस्टर को आपने पहले रखना है, डिसेंडेंट को आपने बाद में रखना है। एंसेस्टर का मतलब होता है अबाउ इजदाद, डिसेंडेंट का मतलब है औलाद, यानी कि आपने एंसेस्टर को पहले रखना है इसमें। जैसे देखो बी के जो एंसेस्टर थे वो ए थे, तो वो इससे पहले हैं, और बी इसकी डिसेंडेंट है, औलाद है। और जो सी है इसके जो एंसेस्टर हैं वो बी है, तो इसको आपने अरेंज ऐसे करना है कि हर स्पीशीज़ के जो हर स्पीशीज़ की जो मेंबर हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, उसके जो इंसेस्टर है उसको आपने पहले रखना है और उसके डिसेंडेंट को आपने पहले रखना है। जैसे जी जो है ये हमारे पास डिसेंडेंट है किसका, सी का, तो सी को आपने पहले रखना है इसमें। अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, ओके। अरेंज इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, यानी एंसेस्टर आपने पहले और डिसेंडेंट आपने बाद में रखने हैं। तीसरा जो है ये बड़ा अहम है, समझने वाला है इसका जो तीसरा जो पॉइंट है, यानी कि सीक्वेंस विद ईच लेटर स्पीशीज हैविंग इवॉल्व फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रीसीडेड इट। अब इस सीरीज का जो सीक्वेंस है ना, वो भी आपने कैसा सेट करना है कि ये जो स्पीशीज जो बाद में इवॉल्व हुई है, इसको आपने उसके बाद रखना है जिससे ये निकली है, और ये निकली किससे, इमीडिएट जो इससे पहले होगी। जैसे देखें इसमें, इस डायग्राम में फिर से आ जाएं, जैसे ये जो जी है इसका सीक्वेंस आपने, जितनी भी ये जो ए बी सी जी जो है, इनका सीक्वेंस आपने ऐसे रखना है, इनकी तरतीब ऐसे आपने ऐसे रखनी है। ये जो बाद में आने वाली जो स्पीशी है उसको आपने उससे पहले जो स्पीशी थी उसके बाद में रखना है, और उससे पहले जो स्पीशी थी वो क्या होगी, जो बिल्कुल इमीडिएट प्रेसिडेड, जो इससे बिल्कुल पहले होगी। जैसे देखो ये जी है, इसके इमीडिएट जो प्रेसिडेड है वो कौन है, वो सी है, तो इसको आपने जी को आपने सी के बाद रखना है। अभी जो सी है इसके इमीडिएट प्रेसिडेड, इसके बिल्कुल पीछे जिसे ये इवॉल्व हुई है वो कौन सी है, वो बी है, तो सी को आपने बी के बाद रखना है। दोबारा से इस पे आ जाए, सीक्वेंस विद ईच लेटर स्पीशीज, हर बाद में आने वाली जो स्पीशीज है उसको आपने, इसका जो सीक्वेंस है वो आपने उसके बाद रखना है जिससे ये इवॉल्व हुई है, और ये इवॉल्व किससे हुई है, फ्रॉम वन दैट इमीडिएट, जो इससे बिल्कुल पहले आई थी। ओके, उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, फाइलेटिक लीनिएज से आपको क्या फ़ायदा होता है, या इसका फ़ायदा क्या होता है। आज ज़मीन के ऊपर जितनी भी लाइफ है वो फाइलेटिक लीनिएज से ही इवॉल्व हुई है, वो फाइलेटिक लीनिएज से ही एक रास्ते को फॉलो करके, हर एक का एक पूरा शजरा नसब है, उसके पीछे एक सीक्वेंस है, एक सीरीज ऑफ जो है वो एंसेस्टर है, तो फिर जाके एक स्पीशीज इवॉल्व हुई है। जैसे देखिए कहा जाता है कि ये जो रेप्टाइल हैं ये किससे इवॉल्व हुए हैं, ये एम्फीबियन से, एम्फीबियन जो है ये किससे, फिशिज से, और फिशिज जो हैं वो उससे पीछे जो थे वो कॉमन कुछ एंसेस्टर थे वर्टिब्रेट के, और वो पीछे एक सिंगल एक लाइफ थी, बैक्टीरिया थी। तो एक पूरा फाइलेटिक लीनिएज है हमारे पास।
तो ये हमें यही बता रहा है, द लाइफ टुडे हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, जो इसका वजूद है फाइलेटिक लीनियज से ही है। इसे हम फाइलेटिक लीनियज को इवॉल्विंग पॉपुलेशन भी कहते हैं। और जितनी भी ये जो एवोल्यूशन है ये कैसे होती है, माजी दौर में बैठे हुए कुछ ऑर्गेनिज्म से, यानी कि ये जितनी भी एवोल्यूशन है ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन रिमोट पास्ट। रिमोट का मतलब होता है दूर, इस वजह से आप जैसे आप कहते हैं ना रिमोट कंट्रोल, रिमोट को इस वजह से रिमोट कहते हैं क्योंकि दूर से ही आप किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो क्या ये रहा है कि फाइलेटिक लीनियज में ये जो एवोल्यूशन हुई है और मुख्तलिफ जो आगे स्पीशीज इवाल्व होती रही है, मुख्तलिफ जो कबीले बनते रहे हैं और वो दूर दूर जाकर रहना शुरू कर दिए एक दूसरे से, इनका जो लिंक है ना, इनको जो कंट्रोल कर रहा है वो इसका माजी जो है वो इसका यानी कि रिमोट पास्ट है, दूर का एक माजी है। दूर के माजी में कुछ स्पीशीज थी जिन्होंने जिनकी जो मेंबर थे उनमें इजाफा हुआ, उन मेंबर की एवोल्यूशन हुई, उसमें नए स्पीशीज बनी, उसमें फिर आगे नए स्पीशीज बने। जैसे अगर इंसान जो है, अगर पीछे रेप्टाइल ना होते, अगर रेप्टाइल नहीं होंगे तो भाई आगे मैमल्स किससे इवॉल्व हुए थे, रेप्टाइल से, तो मैमल कैसे होने थे। और उसके बाद जो रेप्टाइल हैं उससे पीछे एम्फीबियन थे, फिशेज थे। तो वो जो फिशेज हैं वो आज से माजी दूर में अगर हम देखें तो वो फिशेज ही वो रिमोट पास्ट हैं जो कि आज की एवोल्यूशन को जिसने कंट्रोल किया है, यानी कि जिससे ही आज की जितनी भी पॉपुलेशन, जितनी भी जो स्पीशीज हैं वो इवॉल्व हुई हैं। इसका मतलब ये है। तो सिग्निफिकेंस फाइलेटिक लीनियज की यही है कि जो फाइलेटिक लीनियज है, आज ज़मीन के ऊपर जितनी भी वैरायटी ऑफ लाइफ है, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, ये एक फाइलेटिक लीनियज से ही बनी है। इनका कोई ना कोई शजरा नसब पीछे एंसेस्टर है, और उसके बाद उसका एंसेस्टर है, उसके बाद उसका एंसेस्टर है, और हर जो डिसेंडेंट हैं उसका कोई ना कोई रिमोट पास्ट है, और वो जो रिमोट पास्ट है वो समझे उसके एंसेस्टर ही हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। ओके, उसके बाद अगर एवोल्यूशन होगी तो इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ मैं कि एवोल्यूशन से इकसाम में इजाफा होता है और पॉपुलेशन से तादाद में इजाफा होता है। तो अगर एवोल्यूशन में इजाफा होगा, एवोल्यूशन बढ़ती रहेगी, और एवोल्यूशन जो है वो ज़मीन को बने हुए बहुत अरसा हो गया और इतनी देर में बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन आई है ज़मीन के ऊपर, नई नई स्पीशीज़ आई हैं, तो जितनी स्पीशीज़ आएंगी उतनी बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। तो नेक्स्ट हेडिंग आपने इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी की बनानी है। एवोल्यूशनरी चेंज ऑफन प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज एंड इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट आपने बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना है। बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब इकसाम, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी मीन इंक्रीज द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस। किसी भी एक जगह में कितनी डिफरेंट वैरायटी की स्पीशीज पाई जाती हैं और उनका नंबर क्या है, इसको हम बायोडाइवर्सिटी में डिस्कस करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हमारी ज़मीन के ऊपर जो है वो 25 लाख स्पीशीज हैं, यानी 2.5 मिलियन स्पीशीज हैं ऑर्गेनिज्म की। और अगर इसको हम फर्दर डिवाइड करें, वो जो 25 लाख जो स्पीशीज हैं उसमें 53% जो हैं वो सिर्फ इंसेक्ट हैं। जितनी भी हमारे पास जो स्पीशीज हैं 2.5 मिलियन में, उसमें से समझे कि हाफ से ज़्यादा सिर्फ इंसेक्ट की स्पीशीज हैं, 53% इंसेक्ट हैं। उसके अलावा 17.6% जो है वो वेस्कुलर प्लांट है। वेस्कुलर प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम हो। उसके बाद एनिमल अदर देन इंसेक्ट वो 19.9 है। उसके अलावा 9.4 जो है वो फंजाई, एलजी, प्रोटोजोआ, वेरियस प्रोकैरियोट्स, ये जितने भी हैं। अब इधर एक बात लिखी है एनिमल अदर देन इंसेक्ट, समझने वाली बात है ये कि ये जो असल में ये जो किंगडम एनिमेलिया है ना, इंसेक्ट भी इसी का ही एक फाइलम है। इंसेक्ट जो है फाइलम नहीं, क्लास है वैसे, फाइलम आर्थ्रोपोडा है। हमारा जो किंगडम एनिमेलिया है इसके टोटल 10 फाइला हैं। तो ये जो इंसेक्ट है ये हमारे किंगडम का ही समझे कि एक ग्रुप है, हमारी किंगडम की ये क्लास है इस वजह से। लेकिन ये बहुत बड़ी क्लास है, बहुत बड़ा जो हमारे जो किंगडम है उसका एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा, उसकी एक बहुत बड़ी क्लास है इंसेक्टा। ये जो क्लास इंसेक्टा है इसके 53.1% है, इस वजह से उधर वो लिख दिया। तो अब जो एनिमल पीछे बचे हैं अदर देन इंसेक्ट, उनको हम 9.9% कह रहे हैं। टोटल फाइलम कितने हैं हमारे किंगडम के? 10 फाइला हैं हमारे टोटल किंगडम में। सबसे पहला है फाइलम पोरीफेरा, उसके बाद फाइलम जो है वो नाइडेरिया है, उसके बाद फाइलम जो है वो नीमाटोडा है, फाइलम एनालिडा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, फाइलम जो है वो एक प्लेटी हेलमेंथिस भी फाइलम होता है। नंबर 3 पे फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस है, प्लेटी हेलमेंथिस। उसके बाद आर्थ्रोपोडा से बाद उसके बाद आगे है फाइलम मुलस्का है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, फाइलम कॉर्डेटा है जो कि हमारा फाइलम है। तो ये इसको हम इंशाल्लाह चैप्टर 10 में मज़ीद डिटेल में देखेंगे, उधर भी ये कुछ ऐसी लिस्ट आपको नज़र भी आएगी। ओके, तो मैं इसको ये बता रहा था अदर देन इंसेक्ट, अदर देन इंसेक्ट से मुराद ये है कि क्योंकि इंसेक्ट ऊपर डिस्कस हम कर चुके हैं 53.1%। अब उसके अलावा जितने भी एनिमल हैं वो 9.9 है, क्योंकि इंसेक्ट बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी इनकी जो है वो ग्रुप है इनका, जो स्पीशीज़ का जो बायोडाइवर्सिटी इनकी बहुत ज़्यादा, इस वजह से इनको अलग लिखना पड़ता है ताकि इनकी जो है वो अलग से हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकें। लेकिन ये जो हमारे पास 2.5 मिलियन है ये अभी कंप्लीट नहीं है, दिस लिस्ट इज़ फॉर बीइंग कंप्लीट, इसको अभी मुकम्मल होना है। जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं इस पाई चार्ट में
जो हमारे पास इंसेक्ट हैं वो 53% हैं। उसके अलावा जो वेस्कुलर प्लांट हैं वो 17.6 हैं। जो एनिमल हैं वो 19.9 यानी 20% के करीब हैं। और जो हमारे पास फंजाई, एलगी, प्रोटोजोआ, प्रोकैरियोट्स वगैरह हैं वो हमारे पास 9.4 यानी 9% तक हैं। अब केयरफुल, उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग बनानी है केयरफुल एस्टिमेट। अगर हम केयरफुल एस्टिमेट लगाएं, अंदाज़ा लगाएं इसका, तो हमारे पास जो रिकॉर्ड है टोटल स्पीशीज़ का वो भी तो 2.5 मिलियन है। लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि 5 to 30 मिलियन स्पीशीज़ ऐसी हैं जो भी अनडिस्कवर जो हमारी ज़मीन के ऊपर हैं अभी इसके ऊपर, क्योंकि हर नए दौर नए जो है वो साल में हर गुजरते वक्त के साथ साथ नई स्पीशीज़ इवाल्व होती जा रही हैं। आउट ऑफ दीज ओनली 2.5 यानी कि 5 से 30 मिलियन स्पीशीज़ हमारी ज़मीन के ऊपर आ रही हैं। इनमें से सिर्फ हमें जो पता है वो भी 2.5 मिलियन का हम आइडेंटिफाइड कर चुके हैं इनको। लास्ट हेडिंग इसकी इंडिकेट कॉमन ओरिजिन। इसका जो अब इस लास्ट हेडिंग आपने बनानी है इंडिकेट कॉमन ओरिजिन। अगर हमारे पास जितनी भी ये जो ऑर्गेनिज्म है इनका मुकम्मल रिकॉर्ड हो, तो हम उस मुकम्मल रिकॉर्ड से उस ऑर्गेनिज्म का पीछे कॉमन ओरिजिन हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका मुकम्मल रिकॉर्ड, जिनके उसके पीछे वाला जो था, जो अनब्रोकन स्पीशीज हमें सीरीज नजर आ जाती है ना, फाइलेटिक लीनियज हमने अभी तो पढ़ा, फाइलेटिक लीनियज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। लेकिन होता ही है कि हमारे पास अनब्रोकन सीरीज हैं, कुछ फाइलेटिक लीनियज ऐसे हैं जिसमें से उसके जो इंसेस्टर हैं उनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हम उसके कॉमन ओरिजिन की तरफ फिर नहीं जा सकते। जैसे जो पीछे आपने पढ़ा था, जो एच था उसके पीछे जो भी था, डी जो था, अगर वो हमारे पास मिस होगा तो हम उससे पहले सी पे नहीं जा सकेंगे। वही कह रहा है कि इफ़ वी हैड अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, जितनी भी लाइफ जमीन को बना रही है उसका मुकम्मल रिकॉर्ड हो दिस प्लानट, तो एवरी लीनियज वुड एक्सटेंड बैक, उसके हम हर लीनियज को पीछे हम जा सकते हैं टाइम टू कॉमन ओरिजिन की तरफ, अर्ली लाइफ जो की थी। वी लैक दैट, लेकिन बदकिस्मती से रिकॉर्ड बिकॉज मैनी सॉफ्ट बॉडीज ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो सॉफ्ट बॉडीज होती हैं इनके रिकॉर्ड जो हैं, इनके जो फोसिल है वो हमें नहीं मिलते। पास्ट हैड नो लेफ्ट देयर प्रिजर्व रिकॉर्ड एज अ फोसिल। आपके जहन में ये बात जरूर आई होगी ना कि क्यों नहीं है। तो असल कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको जो सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, जैसे हमने अगर डी जो है वो सॉफ्ट बॉडीड होता तो हमें जो है वो एच से डी पे जाना, उससे पीछे वाले जो फाइलेटिक लीनियज को मालूम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, हमें इसका कोई एविडेंस नहीं मिल रहा। तो इस फाइलेटिक लीनियज हम इस पर फिर वो उस जो एच है उसकी फाइलेटिक लीनियज मालूम नहीं थे कर सकते। लेकिन आज अभी इसके ऊपर बड़ा काम किया जा रहा है, और ये जो जितने भी जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल हैं इसके ऊपर भी, ये आपकी बुक वैसे बहुत पुरानी है, तकरीबन 20-25 साल हो गए इस बुक को। अभी आज के दौर में जो सॉफ्ट बॉडीड जो है वो इसके ऊपर भी बड़ा काम किया जा चुका है, और बहुत से सॉफ्ट जो फोसल्स हैं इनको भी स्टडी काफ़ी हद तक किया जा रहा है। उसके बाद इस टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं? सबसे पहला है डिवाइन बायोडाइवर्सिटी, राइट टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नोन टू साइंस। अगर वो आपसे ऐसे पूछे कि बायोडाइवर्सिटी की डिफाइन है और इसके टोटल जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो साइंस में कितनी है, तो इसके लिए आपको पेज 9 पे फाइलेटिक लीनिएज का जो पहला पैरा है उसमें इसकी डिफाइन आपने लिखनी है। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस, मैंने उधर ज़रा इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा है। और नेक्स्ट इसका जो टोटल स्पीशीज है वो कितनी है, 2.5 मिलियन यानी 25 लाख है करंटली नोन टू साइंस। बस इसका यही जवाब है। राइट द परसेंटेज ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किस किस परसेंटेज से डिस्कवर हुए हैं। तो नेक्स्ट मोर देन हाफ ऑफ दिस इंसेक्ट 53.1%, 17.6 जो वेस्कुलर प्लांट है, एनिमल जो है वो अदर देन इंसेक्ट वो 19.9 है, 9.4 जो परसेंट है वो फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वेरियस प्रोकैरियोट्स हैं। डिफाइन फाइलेटिक लीनियज, जिसकी डिफाइन आपको मैंने बता दी है पैरा नंबर 3 से, लाइन नंबर जो है इसका 3। A phyletic lineage is an unbroken series of species arranged and ancestor to descendant sequence with each later species having evolved from immediately preceded it। इधर तक आप लिखने से। नेक्स्ट है why we are unable to extend back every to common origin of early life, यानी कि हम वापस किसी भी लाइफ को क्यों नहीं जा सकते, इसका मैंने बता दिया आपको। इधर से आपने लिखना है इफ वी हैड अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट एवरी लाइनेज जो है वो वुड एक्सटेंड बैक टू टाइम कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल अर्ली लाइफ। वी लैक द रिकॉर्ड बिकॉज, क्योंकि हम हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो लैक जो है वो रिकॉर्ड है, क्योंकि इसकी वजह है कि सॉफ्ट बॉडी जो ऑर्गेनिज्म है पास्ट हैड नॉट लेफ्ट देयर प्रिजर्व्ड रिकॉर्ड एज अ फोसिल। तो इसको जवाब के लिए आपको इधर जाना है। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।